जी नाज़रीन, फेसबुक लाइव सेशन में मैं हूं आपका होस्ट दोस्त रमेश कुमार। सुबह के इस खूबसूरत पहर में सभी देखने वाले को मेरा सलाम, इस उम्मीद से कि जहां होंगे हमेशा खुश हो और खुरम होंगे और हमेशा अपनी नेक ख्वाहिशात, नेक मकसद में और अपनी कामयाबियों की मंजिल की तरफ गामजन होने के लिए अंत तक मेहनत जदोजहद करते रहते होंगे। हम कोशिश करते हैं कि दुनिया से मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले उस इंसान को इस स्क्रीन पे लेके आएँ। उस स्क्रीन पे ले आने का मकसद यही है कि हम कुछ सीख सकें और यकीनन थोड़ा बहुत आप भी उन गेस्ट से कुछ न कुछ सीख सकें थे। तो हमारी हर मुमकिन यही कोशिश होती है कि सहाफ़त से लेकर तालीम तक और बिजनेसमैन से लेकर हर समाज काम करने वाले उस इंसान को इस स्क्रीन पे लेके आएँ जो इंसान ज़ात से प्यार करता हो। और दुनिया के मुख्तलिफ ऐसे लोग हैं जो इंसान ज़ात से प्यार करते हैं और हमेशा अपने काम में मगन रहते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर उसको आने का मौका नहीं मिलता। या कुछ ऐसे लोग होते हैं जो सोशल मीडिया पर होते हैं लेकिन अपनी मकसद की बात बयान नहीं कर सकते। और हम कुछ ऐसे लोग होते हैं जो देखते हैं कि सोशल मीडिया पर पता नहीं क्या हो रहा है, पॉजिटिव रोल कम देखते हैं। तो हम चाहते हैं कि ऐसे पॉजिटिव किरदार को आपके सामने लेके आएँ और हमारा ले आने का मकसद यही है कि यकीनन जो मैंने पहले बात की अब फिर कह रहा हूँ कि हम कुछ ना कुछ सीख सकें। हमारी बहुत सी ऐसी बातें होती हैं यकीनन जो आपको पसंद ना हो, लेकिन हम ये कहते हैं कि हमारे सेशन में कुछ ऐसी अच्छी बातें भी होंगी जिनसे एक आप बात सीख सकते हैं। अगर एक बात भी हमारे गेस्ट से आप सीख गए तो यकीनन हमारा ये जो आज का सेशन होगा, ये जो मुख्तलिफ सेशन हो रहे हैं, वो हमारा मकसद कामयाब हो जाएगा। और हम नेक नियति से और सच्चाई व ईमानदारी से हर मुमकिन यही कोशिश करते हैं कि ऐसे लोगों को आपके सामने के लेके आएँ जो लोग किसी न किसी तारुफ के हवाले से नाम रखते हों और पहचाने जाते हों। हम ये नहीं कहते कि हम नामवर शख्सियत लेके आएंगे। अगर आप में भी टैलेंट है, आप भी चाहते हैं कि आपके पास भी कोई दुनिया में ऐसी बात है जो आप स्क्रीन पे लेके आना चाहते हैं, हम ये नहीं कहेंगे हम हर नामवर शख्सियत को लेके आएंगे। हम हर आम इंसान को भी इस प्लेटफॉर्म पर लेके आएंगे और उसको मौका फराहम करेंगे। जैसा कि नाज़रीन, आज हमारे साथ जो गेस्ट है मोहम्मद सलीम खाकी साहब है, जो कि हमारे दोस्त है, भाई है और बड़ों से उसका ताल्लुक है। गुज़श्ता 23 साल से वो सहाफ़त जैसे शोबों से मुंसलिक है और टीचिंग भी कर रहा है। टीचिंग के हवाले से वो अपनी खिदमत सरंजाम दे रहा है। एक इंस्टीट्यूट है, वो मजीद तारुफ अपना खुद कराएगा। सोशल वर्कर भी है, काफ़ी अर्से से मैं जानता हूँ। वेल नोन पोइट भी है, उर्दू पोइट्री भी करता है और हर तकरीबात में वो अपनी पोइट्री सुनाते हैं और हमेशा उसको दाद मिलती है। और यही वजह है, हम कहते हैं जो दाद मिलती है, दाद की वजह से इंसान आगे आता है और यही दाद है जो इंसान को स्टेज पर लेके आती है और दुनिया के आगे उसको मशहूर करती है और उसका नाम पैदा करती है। तो मजीद मैं उसका क्या तारुफ कराऊँ, अपना तारुफ खुद कराएगा। सलीम खाकी साहब, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको अपने शो में शामिल होने पर वेलकम करूंगा। क्या हाल चाल है आपकी, तबीयत कैसी है? ठीक ठाक है? मिजाज कैसे? रमेश भाई, शुक्रिया नवाजिश कि आपने मुझे लाइव लिया और अपने नेक मकासद में हमें भी शामिल किया और इस पर हम आपके नायत ममनून मशहूर हैं। और जनाब, जो आप पूछना चाहें हम हाज़िर हैं। पहले तो मैं ये पूछूंगा कि आप थोड़ा सा अपने बारे में तारुफ खुद करा दें, क्योंकि जो खुद कराता है उसका तारुफ का अंदाज ही अपना होता है, तो इसलिए हम चाहेंगे कि आप भी अपना तारुफ करा दें। जी बिल्कुल जी, मेरा नाम मोहम्मद सलीम खाकी है और मैंने MA उर्दू की है और अब इंशाल्लाह जल्द उर्दू की लेक्चरशिप के लिए भी तैयारी कर रहा हूँ। इसके अलावा तकरीबन 23 साल हो चुके हैं मुझे सहाफ़त करते हुए। और इसके अलावा अल-फलाह पब्लिक सेकेंडरी स्कूल बाड़ो में इस वक्त मैं पढ़ा रहा हूँ और उर्दू की टीचिंग करता हूँ वहाँ पर। तो उसके अलावा जो है अदरवाइज़ सपोर्टिंग के काम सर अंजाम देता हूँ। अच्छा सलीम खाकी साहब, पहला मेरा यही सवाल होगा, एक तालीम इंसान के हर बुनियादी हक है और तालीम हासिल भी करता है, लेकिन आपने भी उस हवाले से तालीम हासिल की, लेकिन आपका सहाफ़त की तरफ आना क्यों हुआ? उसकी क्या वजूहात है? क्या आपका शौक था या कोई और वजूहात थी? ये थोड़ा बयान करते हैं। जी रमेश भाई, मैं आपको ये बताता चलूँ कि जब मैं 1997 में मैं जब सहाफ़त में आया 1997 में, तो उस वक्त चंद एक रिपोर्टर्स थे जो कि वाड़ों में काम करते थे। इसमें हमारे मलिक मोहम्मद असलम साहब जो हैं, जो सर फहरिस्त थे। उसके अलावा ज़फ़र इकबाल आराई हो गए, शबीर अहमद मलिक हो गए, लेकिन शबीर भाई वाले तो इतने ख़ास मतलब है वो काम नहीं करते थे। लेकिन असलम साहब उस वक्त रोज़नामा ज़रूरत अखबार में काम करते थे और बहुत ही अच्छा काम करते थे। तो दोस्तों को मैंने कहा हुआ था कि यार मुझे भी, तो मैं पहले से तकरीबन 96-97 से तो मैं मुख्तलिफ मैगज़ीन्स वगैरह जैसे पहले जो आते थे मैगज़ीन, उनमें अपनी शायरी और
کالم وغیرہ لکھتا رہتا تھا. یہ جو قومی اخبار آئی، قومی اخبار میں ایک روز اشتہار لگا کہ ہماری روزنامہ ریاست اخبار بھی آ رہی ہے، اس کے لیے ہمیں ممبران کی ضرورت ہے. تو میں نے اس کے لیے اپلائی کر دیا. تو میرے علاوہ بھی 12 لوگوں نے یہاں پر درخواست بھیج دی. تو بہرحال الحمدللہ وہاں پر جو ہے میں سلیکٹ ہو گیا اور میں نے اپنا کام سر انجام دینا شروع کر دیا. اور اس کے حوالے سے میں ملک محمد اسلم صاحب اور جو میرے اس وقت کے دیگر موجودین دوست تھے، انہوں نے میرا بھرپور ساتھ دیا اور مجھے آگے چلنے کے لیے، مجھے آگے بڑھنے کے لیے بتایا، راستہ دکھایا. پھر جو میرے اندر شوق تھا، جنون تھا، وہ آہستہ آہستہ ابھرتا رہا اور الحمدللہ میں نے اب تک تاحال جو ہے حق و سچ کا دامن نہیں چھوڑا ہے. اب بھی جب سے صحافت کی دنیا میں آیا ہوں، جب سے اب تک حق و سچ کی بات ہم نے لکھا ہے اور لکھتے رہیں گے، کیونکہ ہم وہ شخص ان افراد میں سے ہیں کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ اس ملک کے لیے، کچھ نہ کچھ اس سرزمین کے لیے، کچھ نہ کچھ سٹی والوں کے لیے ہم کچھ نہ کچھ بہتر کر جائیں. اچھا، جب آپ نے شروع میں صحافت جوائننگ کی ایز اے پروفیشنل طور، اس دوران بہت سے مشکلات ہوتے تھے، مطلب فیکس کا زمانہ تھا، لکھتے تھے. ابھی آج کل ڈیجیٹل دور آ گیا ہے، جرنلسٹ ڈیجیٹل بن گیا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں، وہ دور اچھا تھا یا اب دور اچھا ہے، اور اس میں کون سی مشکلات تھی، اب کون سے فوائد ہیں؟ تھوڑا سا اس حوالے سے اگر روشنی ڈال دیں. جی جناب، رمیش بھائی، میں یہ کہوں گا کہ اس وقت مشکلات تو بہت تھیں، لیکن مزہ اس صحافت میں تھا. مزہ اس صحافت میں یوں تھا کہ اس دور صحافت میں ایک نیوز بنانا اپنے ہاتھوں سے، ہاں ایک ہمیں مشکلات پیش آتی تھی جب ادارہ ہم سے کسی چیز کی پکچر مانگ لیتا تھا. تو پکچر ہم کیا کرتے تھے، یہاں سے کیمرہ تو ہمارے پاس ہوتا تھا ڈیجیٹل، لیکن ہم اسے صاف کراتے تھے جا کے ڈیر کی جا کے صاف کراتے تھے اور بیچتے تھے سکر سے وہ بائی ایئر جاتی تھی کراچی. پھر وہ ہماری پکچر لگتی تھی جو کہ کرنٹ افیئر ہوتا تھا، ورنہ تو ہم بائی پوسٹ بھیج دیتے تھے پکچر وغیرہ. لیکن جو کرنٹ افیئرس ہوتے تھے ہمارے یہاں تو پتہ ہے آپ کو قبائلی سب یہ رہتا ہی ہے. تو اسی حوالے سے تو جو بھی کرنٹ افیئر ہوتے تھے اس کے لیے عجیب مزہ تھا. اس دور میں صرف چند صحافی ہوتے تھے اور چند صحافیوں میں وہ محبت، وہ اپنائیت تھی جو کہ گھر میں آپس میں بھائیوں میں ہوتی ہے نا، ویسے ہی اپنائیت تھی اس دور میں. اب تو شاید مجھے نہیں لگتا. ہاں ہمارے نیشنل کلب و باروں میں تو الحمدللہ سے اب تک دوستوں میں وہی محبت ملتی ہے. لیکن ہم اس دور کو دیکھ رہے ہیں، جیسے کہ ہمارے گرد و نواح کے علاقے ہیں، میں ان سٹی کا نام نہیں لوں گا لیکن آپ بھی ان سے خوب واقف ہیں. اس دور صحافت میں بھی اب وہ مزہ نہیں رہا، کیونکہ جہاں پر لوگ حق سچ کہنے والے ہیں وہیں پر آپ کو پتہ ہے کہ آگ لگانے والے بھی افراد موجود ہوتے ہیں. اچھا سلیم خاکی صاحب، صحافت میں آپ کو کب خوشی ملتی ہے؟ کون سا ایسا لمحات ہوتے ہیں جب آپ خوشی محسوس کرتے ہیں؟ جی، مجھے جب خوشی محسوس ہوتی ہے، ویسے تو میں ہر پل خوش رہتا ہوں، لیکن جب مجھے خوشی جب اس وقت ہوتی ہے جب ہماری کوشش اور کاوش جو ہماری خبریں ارسال کرتے ہیں، جو اب تو ماشاءاللہ سے نیٹ آ گیا ہے، موبائل آ گیا ہے، تو جو ہمارے مسائل ہیں وہ بالا حکام تک پہنچنے میں کوئی ٹائم نہیں لگتا، کوئی دقت پیش نہیں آتی. تو جو مسائل ہوتے ہیں تو بر وقت مسئلہ حل ہو جائے تو ہمیں اس مسئلے کے حل پر بہت خوشی محسوس ہوتی ہے. اچھا سلیم خاکی صاحب، آپ کا شاعری طرف کیسے آنا ہوا، اور شاعری میں آپ کا کوئی استاد ہے یا خود بخود آپ نے یہ سیکھ لیا؟ تھوڑا سا اس متعلق بتا دیں. جناب، یہ تقریباً شاعری میں نے 95 سے شروع کی تھی. اس وقت میں شاید فرسٹ ایئر میں تھا. اس وقت سے میں نے شاعری شروع کی تھی اور میں نے میرے استاد بھی ہیں سر منظور آتش صاحب، اور اب جو میں ٹیچنگ لے رہا ہوں شاعری کی، وہ مجھے جو میری رہنمائی کر رہے ہیں وہ سر شاہد حسین، پروفیسر شاہد حسین شاہ صاحب ہیں. ان کا میں نہایت ممنون و مشکور ہوں کہ وہ میرا
اس کام میں ہاتھ بتاتے رہتے ہیں، جو کہ صحافت یہ، لیکن شاعری ایک ایسا فن ہے، ایسا ایک نالج ہے کہ انسان کو خود بخود، اگر یہ انسان میں ایک ہوتی ہے نا، کوئی انسان پروفیسر بن جاتا ہے، کوئی صحافی بن جاتا ہے، کوئی ڈاکٹر بن جاتا ہے، کوئی انجینئر بن جاتا ہے، جو اس کا شوق ہوتا ہے، ہاں کچھ اس کو اندر جذبات ہوتے ہیں، وہ اپنے جذبات کو دکھانے کے لیے کچھ نہ کچھ چیز کرتا ہے. تو لہٰذا میں نے اپنی جذبات کی عکاسی کے لیے اسی شعبے کو سراہا اور شاعری کی طرف آگے ہوا. اچھا سلیم خاکی صاحب، یہ بتائیں آپ نے شاعری کون سی صنف پہ زیادہ لکھی ہے، اور شاعری کس حوالے سے آپ نے زیادہ لکھی ہے؟ مطلب ایک انسان ذات کی دکھی انسان ہوتا ہے اس پہ لکھی جاتی ہے، ایک آج کل جیسی شاعری چل رہی ہے، تو اس حوالے سے دونوں سے آپ تھوڑا سا ڈیٹیل دے دیں. جی میں نے حمد باری تعالیٰ بھی کہی ہے، اور نعت شریف بھی کہی ہیں، اور اس کے علاوہ غزلیں اور نظمیں بھی کہی ہیں. اس پاک سرزمین کے لیے بھی میں نے 2-3 نغمے کہے ہیں، جو کہ 2-3 جو ہمارے فنکار ہیں انہوں نے گائے ہیں، اور میری غزلیں بھی 2-4 نامور گلوکار ہیں انہوں نے گائی ہیں. تو اس حوالے سے اس طرح سے میری شاعری کا رخ ہے. اچھا شاعری میں آپ نے مشاعرے بھی یقیناً اٹینڈ کیے ہوں گے، کتنے مشاعرے آج تک آپ نے اٹینڈ کیے ہیں، اور وہاں پر آپ جا کے کیا آپ کے تاثرات ہوتے ہیں جب آپ اپنی شاعری پیش کرتے ہیں تو؟ جی جناب، یہ شاعری صرف مشاعرے تو تقریباً میں نے بہت سے اٹینڈ کیے ہیں، ان کی تعداد میں گن نہیں سکتا، کیونکہ ہمارے ہاں جو ہے ریم یار خان صادق آباد اور کوٹ صفدر میں تو تقریباً ہر ماہ ہی مشاعرہ ہوتا ہے، بلکہ ہفتے وار مشاعرے ہوتے ہیں جو کہ ہم اٹینڈ نہیں کر پاتے. لہذا ہم جو اب تو بہت کم مشاعرے میں جاتے ہیں، لیکن اب تک نیٹ پر ہی مشاعرے شروع ہو چکے ہیں. لیکن اس وقت جو تھا دور، جب تقریباً 95-6-7 کا دور تھا، اس وقت مشاعرے بہت تھے، تو میں نے تقریباً ملتان تک جا کر مشاعرے اٹینڈ کیے ہیں اور پڑھے ہیں. اچھا خاکی صاحب یہ بتائیں آپ کی شاعری کون سے میگزینس میں، کون سے اخبارات میں چھپ چکی ہے؟ وہ اردو زیادہ تر ہے یا پھر سندھی میں بھی آپ کی چھپ چکی ہے؟ مطلب شاعری اردو بھی ہوتی ہے لیکن پھر بھی سندھی میگزین میں بھی چھپتی ہے، تو اس حوالے سے تھوڑی سی روشنی ڈالیں. جی جناب، جی شکریہ. میری شاعری کی جناب مختلف اخبارات، جنگ روزنامہ جنگ ہو گئی، روزنامہ خبریں ہو گئی، اور میری اپنی اخبار روزنامہ ریاست ہو گئی، اور اس کے علاوہ دیگر میگزینز جو ہیں ان میں ہو گئی، اور لیکن مختلف جرائد جو کہ مختلف شعراء کرام جو اپنے چھپواتے ہیں، ان میں بیشتر میگزینز ہیں، ان کے نام تو میرے ذہن میں نہیں ہیں، لیکن ان میں بھی میری شاعری اس شاعری کا حصہ دی رہی ہیں. اچھا جب مطلب آپ نے 95 میں شاعری شروع کی تو اس دوران بھی آپ میگزین میں بھیجا کرتے ہوتے تھے، تو آپ کے کوئی کلاس فیلوز تھے یا ٹیچرز تھے، وہ آپ کو کس طرح رہنمائی کرتے تھے؟ یا پھر ایک ہمارا بچپن میں ہوتا تھا آپ کلاس فیلوز آپس میں اکٹھے ہوتے تھے پھر بھی مشاعرہ کر لیتے تھے تھوڑا بہت، سر آپ شاعری سنا دیں، آپ شاعری سنا دیں، تو اس وقت آپ کی کیا فیلنگ ہوتی تھی اور انہوں کا کیا کہنا تھا؟ آپ کی طرف رہنمائی زیادہ ہوتی تھی یا تنقید کا نشانہ بنایا جاتا تھا؟ جناب یہ اس وقت کی بات ہے، اس دور کی بات ہے، ماشاء اللہ سے وہ بہت سہانا دور ہوا کرتا تھا. اس وقت کوئی پرائیویٹ اسکول نہیں ہوا کرتے تھے، صرف سرکاری اسکول ہی ہوا کرتے تھے. لیکن اس وقت کے حالات یہ ہوتے تھے کہ جو ہمارے ٹیچر ہوا کرتے تھے، تو ہمارا ایک سر تھا، عربی ٹیچر ہو چکا ہے ماشاء اللہ، سر بشیر احمد لاشاری صاحب، وہ ماشاء اللہ سے بہت عمدہ شاعری بھی کرتے ہیں. تو اور بھی دیگر ٹیچر تھے، تو وہ جب فری پیریڈ ہوتا تھا ہمارا تو وہ جاتے تھے، تو ہمارا آپس میں مقابلہ لگاتے تھے شعر سنانے کا. یوں حوالے یوں مطلب ہے شعر سناتے تو لوگوں بچوں نے کہا کہ میرے ساتھ اسٹوڈنٹ ہوتے تھے، کیونکہ اس وقت میں ہی بچہ تھا، تو مجھے کہا گیا کہ آپ کوئی سر یہ خاکی صاحب سلیم خاکی، تخلص میرا جو ہے نا سلیم خاکی اسی وقت سے ہے تقریباً. کلاس 6 میں گیا تو میں نے سلیم خاکی تخلص رکھ لیا تھا.
तकरीबन 9th-10th में था, तो उस वक्त से लोग दोस्त आपस में हम वो मुकाबला करते थे। तो जब मैंने पहली मरतबा गज़ल पढ़ी तो मुझे मेरी गज़ल सुनकर सर ने कहा, तस्लीम ये तुमने कही है? सर को एतबार नहीं आ रहा था कि तुमने नहीं कही है। मैंने कहा सर कही तो मैंने है। तो उस सर ने मुझे एक मिसरा दिया कि आप ये मिसरा है मेरा, कि आप कल इस पर कोई शेर कह कर आना। मैं फिर इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा। तो मैंने उस मिसरे पर एक शेर की बजाय पूरी गज़ल लिख दी थी। तो अगले अगले रोज़ जब मैंने सर को सुनाई तो सर ने मुझे अप्रिशिएट किया और तोहफे में मुझे एक पेन भी दिया। उस वक्त मतलब कलम था, उस वक्त कीमत शायद उसकी ₹1 थी, लेकिन वो अब तक मेरे पास महफूज रखा हुआ है। कहते हैं ना कि तोहफे और गिफ्ट की कोई कीमत नहीं होती, तो मेरे लिए काबिल तारीफ़ और काबिल सताइश है, इसलिए मैंने अब तक वो संभाला हुआ है। अच्छा सलीम खाकी साहब, ये बताएं, शायर कुदरत की तरफ से मतलब हो जाता है, मतलब जैसे कहें गॉड गिफ्टेड अनमोल एक तोहफा होता है, या शायरी सीखनी पड़ती है? अंदर के एहसास होते हैं किस तरह होते हैं, और शायर कैसे बन सकता है इंसान? कि शायरी के लिए पहले तो इंसान है ना, शायरी करना बहुत डिफ़िकल्ट है, मैं तो ये कहूँगा। शायरी करना बहुत डिफ़िकल्ट भी है, शायरी करना बहुत आसान भी है। आसान उन लोगों के लिए है जो अफ़राद दूसरे लोगों का दर्द महसूस करते हैं। जिस मौसम का दर्द महसूस करते हैं, सर्दी है, तो सर्दी में देख रहे होंगे कि क्या हम तो माशाल्लाह से कंबल वगैरह ओढ़ लेते हैं, कि क्या कुछ अफ़राद ऐसे भी हैं जिनके पास कंबल तक नहीं है। गर्मी में हम तो एसी के नीचे बैठ जाते हैं, फैन के नीचे बैठ जाते हैं, लेकिन कुछ घराने, कुछ अफराद क्या, हमारे यहाँ पाकिस्तान में तो तादाद ऐसे अफराद हैं जो कि बिन पक्षी के बिन बिजली के बगैर लाइट्स के अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो ऐसे लम्हात को महसूस करना और महसूस करके लिखना, यही एक शायर की असनाफ होती है, और शायरी करने का यही एक मेन रुख होता है। अच्छा खाकी साहब, ये बताएं कि आप अक्सर इशार लिखते होंगे, आप शायरी जो लिखते हैं, वो माहौल कौन सा होना चाहिए शायरी लिखने के लिए इंसान को, या कैफियत वो कौन सी होनी चाहिए जिस माहौल और कैफियत में वो शायर बंदा अपने एहसास या दूसरों के साथ साथ लिख सकता है? कि शायरी करने के लिए जो है एहसास या वक्त के तयन का होना लाजमी नहीं है। शायरी करने के लिए शर्त ये है कि इंसान के पास महसूसात हों, जो कि पहले आपने सवाल किया था। जब तक इंसान के पास कोई सोच नहीं होगी, जब तक कोई इस माहौल की या कोई उसकी दिल की कोई कैफियत होगी, वो जब तक उसके पास नहीं होगी, तो वो किस तरह से अपने जज्बात को बाहर निकाल सकेगा। लिहाजा हम अपने जज्बात को इसी तरह निकाल सकेंगे जब तक कि हम उस माहौल को अपने अंदर समा कर खुद में महसूस कर खुद में, मतलब है जैसे कि हमारे पास गिरदाई में लोग अफराद रह रहे हैं, किसी मुश्किल में किसी कठिन में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, वो वही ज़िंदगी महसूस करके फिर हम कुछ कहें, फिर हम शायरी कह सकते हैं। वरना बदसूरत दीगर यूँ शायरी कहना, मेरे ख्याल में उसे हम शायरी नहीं कहेंगे। हाँ, शायरी की ज़बान में उसे शायरी कहेंगे, लेकिन असल हकीकत वो है कि जो हकीकत बयान करे वो शायरी उसी का नाम है। अच्छा खाकी साहब, ये बताएं, आजकल जैसे आपने कहा था डिजिटल दौर हो गया, ऑनलाइन भी मुशायरे हो रहे हैं, थोड़ा सा ये फर्क बता दें, पहले वाला दौर अच्छा था या अब अच्छा है? अगर डिजिटल हम अपना मुशायरा करा लें या शायरी पेश करते हैं तो उसमें कितना रेस्पॉन्स मिलता है, कितनी जान पहचान होती है? मसला ये है, हाँ, अब सभी चाय भी लेके ठहरे। भाई बात ये है कि आपने सवाल पूछा है ना, इसे आप दोबारा दोहराएं प्लीज। जी जी। सवाल सवाल को दोबारा दोहराइएगा। मैंने कहा जो आजकल ऑनलाइन डिजिटल दौर आ चुका है, डिजिटल शायरी भी हो रही है, डिजिटल मुशायरे भी हो रहे हैं ऑनलाइन, तो ये पहले वाला दौर अच्छा था या अब अच्छा है? और आजकल कितनी शायरी आपकी प्रमोट होती है और कितने लोग आपसे सीख सकते हैं या जान सकते हैं? ये सुनिए, पहले वाला माहौल जो था ना वो बहुत बेहतर माहौल था। क्यों? क्योंकि जब सुनाने वाले अफराद आमने सामने बैठे हो ना, जब कहते हैं ना जब सुनने वाले सामीन सामने हो आपके और आप शायरी करें, उसका लुत्फ ही अपना है। जो वाह वाह
जो शेर भी होती है ना वाह वाह, तो वो जब वाह वाह सामने से जब जब होती है ना तो उसके क्या कहने। तो लिहाजा मैं तो उसी वक्त को उसी लम्हे को अप्रिशिएट करता हूँ कि जो दौर जो अदवार पहले था वो वाकई बहुत मुफीद था, जब दोस्त आपस में बैठकर, हाँ उस दौर में ये भी होता था कि एक दूसरे की इस्लाह भी की जाती थी कि आपने ये लफ्ज़ कहा है या ये मिसरा कहा है, ये हम वजन मिसरा मिसरा नहीं है, लिहाजा इस मिसरे को आप तब्दील कीजिए। लेकिन इस वक्त जो कि हम माहौल देख चुके हैं तो इस हवाले से जो है तो चल रहा है। लेकिन इस दौर में इस दौर तो बहुत फास्ट दौर चल चुका है, और इस दौर में तो किसी को मौका ही नहीं मिलता किसी की इस्लाह करने का, और कोई चाहता भी नहीं कि मेरी इस्लाह हो। लोग तो यूँ अब हो गया है कि लोग तो अब चाहते हैं कि बस हमें दाद मिले। दाद भी किस तरह मिले, वो सिर्फ हमें फेसबुक पर या कि हमें जो है सर आवाज़ नंबर ना। जी जी, कोई मसला नहीं। जी जनाब, आप पूछें। अच्छा ये बताएं कि आप कभी हम आप क्या सेशन पे आएंगे टीचिंग की जानब से, आपने टीचिंग वाला शोबा क्यों चुना? और भी आप बिजनेस भी कर सकते थे या और भी कोई जॉब कर सकते थे, यहाँ पर आपको एज अ टीचर क्यों आना हुआ? जनाब ये मैं आपको बताता चलूँ कि मेरा जो है जो मैं टीचिंग की दुनिया में आया हूँ, ये मैं आया हूँ एक्सीडेंटल के तौर पर। जैसे कि एक रोज़ की बात है कि ऑक्सफोर्ड के जो प्रिंसिपल हैं सर नदीम साहब, वो मेरी उताक में बैठे हुए थे। मैं जैसे ही घर से आया निकला बाहर तो मेरी उताक में बैठे हुए थे, मेरा भतीजा भी साथ था। तो वो कहने लगा यार मुझे जो है उर्दू का टीचर चाहिए। तो मेरे भतीजे ने कहा कि टीचर तो जो है आपको मिल जाएगा। टीचर तो मेरे पिता तो है, बोले सलीम हाजी वो तो अच्छे टीचर हैं। तो नदीम साहब तुम जानते थे अच्छी तरह कि वो तो मेरे से उनसे सिर्फ एक क्लास आगे थे। वो जब 10th में थे हम 9th में थे। तो उन्होंने कहा ये तकरीबन 8 साल 10 साल 8 9 साल पहले की बात है। उन्होंने कहा यार सलीम आप यूँ करें आप मेरे पास आए उर्दू पढ़ाएं। मैंने कहा "देख, मसला कोई नहीं है", मैंने कहा पढ़ा लूँगा। तो मैंने उसे कह दिया, तो मैं कह तो दिया, मैंने कहा मैंने समझा शायद वो मजाक कर रहे हैं। तो मैंने यूँ उनके साथ तकरीबन 2 3 दिन में तो गया नहीं। उसके बाद मैंने सोचा वो शायद मजाक कर रहे हैं। लेकिन जब मैं तीसरे दिन जो उनका जो स्कूल है ना ऑक्सफोर्ड, वो हमारे घर के करीब ही है, नज़दीक ही है, 4 5 घर छोड़कर आगे है। तो मैं घर से निकला था तकरीबन 10 बजे के करीब क्लब की तरफ। तो उन्होंने मुझे आवाज़ दी पीछे से उन्होंने कहा असलम साहब कहाँ जा रहे हैं आप? मैंने कहा मैं जा रहा हूँ भाई शहर, क्यों खैर तो है? बोला आप यहाँ हैं 2 मिनट के लिए। मैं गया, उन्होंने कहा आपने कहा था मुझे 2 3 दिन पहले कि मैं उर्दू का टीचर बनना चाहता हूँ, और अब आप कह रहे हैं अब आप 2 3 दिन हो गया आज ही नहीं रहे, क्या चक्कर है? मैंने कहा भाई मैं तो कर रहा था मजाक आपसे, मेरे पास टाइम ही नहीं है। मैंने कहा मैं तो सहाफत की दुनिया में इतना बिजी होता हूँ कि मेरे पास टाइम ही नहीं होता कि मैं कोई टीचिंग वगैरह कर सकूँ। उन्होंने कहा यार आप यूँ करें, आप मेरे लिए आप प्लीज़ एक दिन के लिए सिर्फ आप, और एक दिन नहीं तो आप यूँ करें आप सिर्फ 2 3 पीढ़ी ले लें। तो उस पीरियड के दौरान बोले आप मुझसे वो लेकर पीरियड फिर आप छोड़ देना। मैंने कहा ओके जनाब ले लेता हूँ। मैं क्लास 8th में जाके मुझे खड़ा कर दिया। तो मैंने जो पहला सेशन था शुरू हुआ था, तो पहली सेशन में तो उर्दू में तो पहले आती है हमद। जब मैंने हमद पढ़ी तो हमद मेरे दिल को बड़ी भाई। कल जब मैंने उसकी तशरीह की, उसके जो मुश्किल अल्फाज थे उसकी मीनिंग की और बच्चों को समझाया, बच्चों के जो सवाल मेरी तरफ आए तो मैंने जवाब दिए तो मुझे बड़ा लुत्फ आया। तो मैंने सर को कहा सर मैं आपके पास पढ़ाऊंगा। पढ़ाऊँगा। ना मैंने कोई सैलरी मुकाई ना कुछ। सर फिर जी नाज़रीन, हमारा सलीम खां के साथ से रब्ता मुनक़ता हो गया है कुछ नेटवर्क की वजह से, टेक्निकल इश्यूज़ की बिना पर। हम कोशिश करेंगे कि हमारा रब्ता बहाल हो चुका है। जी जी सलीम खां साहब, हेलो जी जी कंटिन्यू प्लीज। बस
हेलो सर। हाँ, आवाज़ आ रहा है सलीम साहब? हेलो। आवाज़ आ रही है सर जी? जी जी, आवाज़ आ रही है मेरी? हाँ, अब आ रही है आवाज़। अच्छा, चलो ये बता दें कि अभी आजकल जो माहौल है, हमारे स्कूल भी बंद हैं और हम ऑनलाइन क्लासेस भी चला रहे हैं, इस दौरान कौन सा ऐसा फुकदान है तालीम के हवाले से, स्टूडेंट्स के हवाले से या एज अ प्राइवेट टीचर के हवाले से? थोड़ा सा इस पे रोशनी डाल दें। जनाब मैं ये कहूँगा कि अब मैं इस वक्त तकरीबन 4 साल से अल फलाह पब्लिक सेकेंडरी स्कूल में एज ए उर्दू टीचर पढ़ा रहा हूँ। तो मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा, इस वक्त के जो हालात हैं और ख़ास तौर पर बिलखसूस उन इदारों के, प्राइवेट इदारों के जो टीचर हैं, वो तमाम बहुत तकलीफ में हैं। इतनी तकलीफ में हैं कि वो सफ़ेद पोश अफराद अपने मसाइल किसी के सामने बयान भी नहीं कर सकते, क्योंकि आपको मालूम है कि तकरीबन ये 4 साढ़े 4 माह हो चुके हैं कि स्कूल्स, प्राइवेट स्कूल्स बंद हैं। तो शायद फिर नेटवर्क का इशू हो गया है, हमारा रब्ता सलीम खाकी साहब से मुनक़ता हो गया है। हम कोशिश करेंगे कि सलीम खाकी साहब से हमारा दोबारा रब्ता बहाल हो जाए ताकि हम अपनी गुफ्तगू कंटिन्यू कर सकें। जैसे हमारा सलीम खाकी साहब से रब्ता होता है, हम अपनी गुफ्तगू कंटिन्यू जारी रखेंगे। सलीम खाकी साहब उबाड़ों के सहाफ़ी हैं, गुज़श्ता 23 साल से सहाफ़त जैसे शोबों से मुंसलिक है और सोशल वर्कर है, टीचर है, वेल नाउन पोइट है, उर्दू पोइट्री करते हैं ज़्यादातर। तो हम कोशिश करेंगे कि सलीम खाकी साहब से हमारा दोबारा रब्ता हो जाए। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि सलीम खाकी साहब अपनी गुफ्तगू कर रहे थे, लेकिन बदकिस्मती से हमारा थोड़ा नेटवर्क का इशू है। नेटवर्क के इशू की वजह से उसकी हम आखिरी गुफ्तगू नहीं सुन पा सके, जिसके लिए हम माज़रत ख़्वाह हैं। कोशिश करेंगे हम सलीम खाकी साहब से दोबारा भी रब्ता रखेंगे। और सलीम खाकी साहब ने अपनी बहुत सी अच्छी अपने ख़यालात का इज़हार किया। रमेश कुमार BM को दीजिएगा इजाज़त। अगले नए प्रोग्राम में किसी नए मेहमान के साथ दोबारा हाज़िर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह।